So students, in last class we have studied about cell wall, सेल का हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में हमने स्टडी किया था. नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस ईच ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल. ईच ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल. देयर आर वेरियस ऑर्गेनेल्स सच एज nucleus, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome. These organelles are present in the cell, and we will discuss each organelle in a detail with what is the diagram, what are the components that are present in that that organelles. So let we start. First, the nucleus. Nucleus is the centermost organelles in the cell. If this is a cell, the nucleus will be at centermost, and this is the controlling power of the cell. As we have discussed in the last class that in 1831 Robert Brown explained about the nucleus. ये हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया कि सेल में ऐसा कोई बीच में स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस होता है. ये सेल के बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस. एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस. तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये कहाँ रहता है? सॉरी, ये क्या रहता है? सेल के बीच में, सेंटर मोस्ट और कंट्रोलिंग यूनिट है. इस न्यूक्लियस में जो अंदर की तरफ, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ का जो पार्ट आपको ब्लैक थ्रेड जैसे दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल. ये इसका जेनेटिक मटेरियल है. सेल का जेनेटिक मटेरियल है. इस क्रोमेटिन मटेरियल को जब बड़ा करके देखते हैं तो ये इस तरह का दिखता है, जिसको क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का. तो ये क्रोमोसोम है. जब इसको अनकोइल्ड करेंगे, अनकोइल्ड मतलब ये ऐसे कोइल्ड होता है. इसको जब हम वापस खोलेंगे तो ये एक ऐसे थ्रेड के रूप में होगा, लंबे थ्रेड के रूप में होगा ऐसे. इसको क्या कह रहे हैं हम? क्रोमोसोम. तो सेल का जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमेटिन मटेरियल है. क्रोमेटिन मटेरियल ये जो ब्लैक थ्रेड आप देख रहे हैं ये है, और उसी के अंदर, उसी न्यूक्लियस में अंदर एक थोड़ा सा एरिया ज़्यादा डार्क होता है. छोटा सा एरिया क्या रहेगा? डार्क रहेगा. वो जो डार्क एरिया है, उसी डार्क एरिया को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस. इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिस्कशन हुआ था हमारा, तो उस समय न्यूक्लियोलस प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में होता है नहीं होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था. आप दोबारा उसको देखिएगा कि प्लांट सेल में होता है कि नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है कि नहीं होता है, या फिर दोनों में ही होता है. तो पहला कंपोनेंट उसका क्रोमेटिन मटेरियल, दूसरा कंपोनेंट उसका न्यूक्लियोलस, और तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स. न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर का मटेरियल, जिसके अंदर ये क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ये फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स. तो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स. और न्यूक्लियर मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? न्यूक्लियर सैप. किससे बना हुआ है? न्यूक्लियर सैप. सैप मतलब लिक्विड. तो न्यूक्लियर सैप इसमें प्रेजेंट है. और सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप मतलब उसके बाहर का लेयर, जो इस न्यूक्लियस को बाकी ये जो जितने भी बाहर के कंपोनेंट है उनसे सेपरेट करेगा. कौन? न्यूक्लियर एनवेलप. तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी. ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन. ये जो अंदर की मेम्ब्रेन, ये बाहर की मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन किसको? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. इन तीनों को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप.
तो न्यूक्लियस के पार्ट कौन कौन से हुए? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको न्यूक्लियर शेप भी बोलते हैं, और कितने पार्ट हो गए इसके? 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। ये 5 पार्ट हैं किसके? न्यूक्लियस के। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन। तो न्यूक्लियस के फंक्शन कौन कौन से हैं? तो न्यूक्लियस का फर्स्ट फंक्शन है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये सेल के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन है। दूसरा इसका काम है कि सेल में जितने भी प्रोटीन बनेंगे, ये सेल और ये इसका न्यूक्लियस बीच में। अब सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके लिए उनको बनाने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन को कौन गाइड करेगा? ये न्यूक्लिक मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये इसको गाइड करेगा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, उसके लिए इंफॉर्मेशन देगा। तो इसका मतलब जितना भी प्रोटीन फॉर्मेशन है उसका क्या करेगा? ओवरव्यू करेगा। थर्ड इसका काम है कि ये राइबोसोम बनाने में, राइबोसोम फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम किस तरह का होगा? ये इस तरह का, इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ये राइबोसोम इस तरह का होगा, इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे कंपोनेंट आते जाएंगे। तो सॉरी, राइबोसोम फॉर्मेशन का काम है। फोर्थ है कि जो सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। और फिफ्थ इसका काम है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेके जाता है कि इंफॉर्मेशन, जैसे फादर है, मदर है, उनकी कितनी इंफॉर्मेशन बच्चे में जाएगी, उनके कितने ट्रेड्स, उनके कितने करेक्टरिस्टिक्स, उनके कितने लक्षण बच्चे में जाएंगे और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है जेनेटिक मटेरियल। सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का मतलब है कि सेल के पूरे काम, जितने भी वो काम करती है, वो सारे काम कौन करेगा? ये न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के बारे में है, न्यूक्लियस के काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, और वो किन 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 कंपोनेंट से बना हुआ है। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे सामने क्रोमेटिन। इसके बाद अगला क्या है? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम जो है वो किससे बना हुआ है? क्रोमेटिन से। तो ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिड्स, और इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? इस पूरे को क्रोमोसोम। इसका जो सेंटर पार्ट है जहाँ से ये दो अलग अलग पार्ट क्रोमोसोम के जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम जो है वो 2 कंपोनेंट्स से बना है। ये 2 कंपोनेंट हैं, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है और प्रोटीन है ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, और ये केवल न्यूक्लियर जो सेल डिवीजन है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल में जाती है तो उसी टाइम पे ये दिखाई देते हैं, बाकी टाइम पे
ये बहुत ही कंडेंस्ड रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये है किसका डिस्कशन, क्रोमोसोम का। इसके बाद में अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ये सेल और ये इसमें न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जितना भी कंपोनेंट लिक्विड जितना भी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब लिक्विड और साइटो मतलब सेल का लिक्विड। तो ये सेल के अंदर जितने भी सेमी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड कंपोनेंट हैं, ये सारे के सारे किस में अवेलेबल हैं, सेल के अंदर। और इसी के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में ही क्या रहेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे मटेरियल किसके अंदर रहते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किस किस से मिलकर ये बना होता है, एक तो साइटोसोल जो लिक्विड है, और इसके बाद साइटोसोल जो लिक्विड है, इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, उनसे मिलकर के ये बना होता है। अब साइटोसोल और साइटोप्लाज्म इनका काम क्या है, ये यहाँ पर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको होने के लिए क्या देगा, एक स्पेस देगा जो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल जो होता है उसके लिए स्टोर हाउस का काम करेगा, और जितने भी सेल को न्यूट्रिएंट हैं वो इसी के थ्रू होकर के जाएंगे। सेल में जितने भी न्यूट्रिएंट अंदर जाएंगे, जो अलग उसके कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वो इसके थ्रू ही होकर के जाएंगे। इसके अलावा ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको रहने के लिए जगह देता है, उनके लिए एक सीट देता है। तो ये हो गए हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में अगला कंपोनेंट है राइबोसोम। अब ये राइबोसोम मिलते कहाँ पे हैं, राइबोसोम मिलते हैं इस न्यूक्लियस के, ये जो मेम्ब्रेन है अभी हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऐसे आउटफोल्ड हो जाती है, बहुत सारी फोल्डिंग्स हो जाती है। इन फोल्डिंग्स पर यहाँ पर ये छोटे छोटे राइबोसोम मिलते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ फोल्डिंग होती है इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम मिलते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम मतलब छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर, और वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, किसी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट। अभी किसी सरफेस के ऊपर आप छोटे छोटे दाने रख देते और उसको हाथ से आप रगड़ते तो आपको कैसा लगेगा, रफ लगेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा उसकी 2 यूनिट होंगी, 50 और 30। ये एस जो है ये यूनिट की सिंबल है, यूनिट का क्या है, सिंबल है। तो राइबोसोम का डिस्कवरी किसने किया था, जॉर्ज पेलाडे ने। कब, 1955 में। साइज कितना होता है इसका, 150 से 250 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में इसने, जॉर्ज पेलाडे ने इसको राइबोसोम को देखा। राइबोसोम का दूसरा नाम पेलाडे पार्टिकल भी बोला जाता है। तो ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक सेल में किस किस साइज का होगा, 50 और 30 सब यूनिट, 2 सब यूनिट होती है। एक इसकी छोटी यूनिट होती है, एक इसकी बड़ी यूनिट होती है। तो 2 यूनिट से मिल करके बना होता है। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम 50 और 30 से मिलकर के बना होता है, और 80S राइबोसोम 60 और 40 से मिलकर के बना होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में होगा। ठीक है, सॉरी। अब ये जो S है इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, S किससे रिलेटेड है, स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग यूनिट है, ये इसकी साइज को बताती है। अब राइबोसोम के काम क्या है, क्या फंक्शन है, फंक्शन है इसका कि ये प्रोटीन सिंथेसिस
का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस जितनी भी होगी उसके लिए ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने की यूनिट है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं हम लोग। तो ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम के बाद में हम डिस्कस करेंगे अगली चीज़ गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस है, ये भी कहाँ मिलेगा? सेल में। ये देखिए, ये क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपैरेटस। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में मिलेगा। गोल्जी एपैरेटस का काम क्या है? ये एक तरह से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। सेल का क्या है? पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस मतलब जहाँ पे हम किसी चीज़ को पैक करते हैं, पैक करके दूसरी जगह भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है? पैकेज का और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसी भी मटेरियल को सेल के एक पार्ट से, सेल के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर हमें भेजना है तो उसको ऐसे छोटे छोटे वेसिकल में, ट्रांसपोर्ट वेसिकल में हम बंद करेंगे, कोएटेड वेसिकल्स, इनमें बंद करेंगे और ये कोएटेड वेसिकल सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उस मटेरियल को लेके जाएगी। वो जो मटेरियल हमको भेजना है वो किसके अंदर रहेगा? इसके अंदर रहेगा। तो गोल्जी एपैरेटस की जो इन्वेंशन है वो किसने की? कैमिलो गोल्जी। कब? 1843 में। तो ये है गोल्जी एपैरेटस। इसके काम क्या क्या हैं, फंक्शन क्या क्या हैं? जैसा हमने अभी बताया कि पैकेजिंग मटेरियल है, जितना भी मटेरियल उसका पैकिंग करना है और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका सिंथेसिस करना है। और जो योक होता है, एग में जो योक होता है, आपने देखा है ये येलो येलो पार्ट, उसके बाहर की तरफ जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको योक कहते हैं, वो उसका एग के अंदर जो भी चूजा वगैरह होगा उसका खाना है। तो योक फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? ये गोल्जी एपैरेटस काम करेगा। हम इतना ही डिस्कस करते हैं इस क्लास में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्लास्टिड और वैक्यूल। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे